Good morning, students. Yesterday we started the second chapter of your Flamingo book, Lost Spring. So today again we continue the same chapter, page number 14. In this chapter, yesterday we discussed the story of one ragpicker boy, Sahib. जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑथर हैं वो उस रैगपिकर बॉय से मिलती हैं और उसके डिफरेंट फ्रेंड्स से मिलती हैं. सो टुडे अगेन वी कंटिन्यू द सेम स्टोरी. I remember a story a man from Udupi once told me. Udupi is a place situated in Karnataka. तो ऑथर क्या कहती हैं कि मुझे एक याद है कि मैं यूडुपी के एक पर्सन से मिली हुई थी जिसने कि मुझे एक स्टोरी सुनाई हुई थी और वो स्टोरी अभी भी मुझे रिमेम्बरेंस में है. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ priest. Then again he told a story of one boy that जो एक बॉय था जो अपने स्कूल जाते समय वहां पर एक मंदिर था, उस मंदिर में प्रे करने जाता था और उस बॉय के जो फादर थे वो उस मंदिर में ही पंडित थे, मतलब प्रीस्ट थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. And that boy visit the temple daily because he wants a shoes. And so for praying to God कि वो उसको शूज दिला दे, he daily visits to the temple. अब इस चीज में आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो कितना इनोसेंट होते हैं कि एटलीस्ट वो शूज की प्रेयर करने के लिए भी वो डेली मंदिर जाया करता था. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. अब 30 साल बाद जो ऑथर है वो कहती हैं कि वो सेम विलेज गई, सेम टेम्पल पर विजिट गई, लेकिन अब वो सारी जगह वैसी नहीं थी, वो खाली हो चुकी थी, उसमें बहुत ज्यादा चेंज आ चुका था. In a backyard where the new priest lived, there was a red and white plastic chairs. अब मंदिर के पीछे के एरिया में जहाँ पर एक नए प्रीस्ट रहते थे, अब वहाँ की कंडीशन भी चेंज हो चुकी थी. वहाँ पर अब कुछ रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई थी. A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and throwing his school bag on a folding bed. अब ऑथर ने क्या देखा कि एक यंग स्कूल गोइंग बॉय जो कि होपफुली उस प्रीस्ट का ही बेटा होगा, वो जिसने कि शूज और शॉक्स पहने हुए थे, ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, वो एक बहुत बड़ा सा स्कूल बैग लिए भागता भागता, पेंटिंग मीन्स भागता हुआ आया और उसने जो फोल्डिंग बेड वहां पर रखा था उस पर अपना बैग फेंक दिया. अब वो इतना क्यों थका हुआ था, उसने बैग क्यों रख दिया? क्योंकि बैग इतना हैवी था कि वो उससे कैरी करते भी नहीं बन रहा था. अब इस लाइन में जो ऑथर है वो हमें बताना चाहती हैं कि लिविंग कंडीशन में कितना ज्यादा चेंज आ गया. जो पहला प्रीस्ट था उनके स्टैंडर्ड इतना नहीं था, लिविंग स्टैंडर्ड, कि वो अपने बच्चे को एक पेयर ऑफ शूज दिला सकें. बट नाउ द कंडीशन इज चेंज. द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द प्रीस्ट इज रेज्ड, सो नाउ ही कैन अफोर्ड टू बाय shoes for his children. Even he afford to get him to school. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. अब जो फर्स्ट बॉय था, अब उसको शूज तो मिल चुके थे, तो ऑथर क्या कहती हैं कि लेकिन उस लड़के को देखकर मुझे उस लड़के की फिर से याद आ गई जो भगवान से पेयर ऑफ शूज चाहता था, लेकिन जब उसको शूज मिले तो अब वो भगवान से क्या प्रे करता था? नेवर लेट मी नेवर लूज देम. अब वो भगवान से अब क्या प्रे करना चाहता था कि मुझे ये जो शूज मिले हैं अब ये मेरे कभी भी ना गुमे. The goddess had granted his prayer. Young boys, like the son of the priest, now wore shoes. अब भगवान ने उसकी प्रेयर सुन ली और अब कंडीशन इतनी चेंज हो चुकी है कि जो प्रीस्ट हैं वो अपने बच्चों को शूज दिला सकते हैं. उनकी कंडीशन में इतना चेंज आ गया है कि वो अब शूज को अफोर्ड कर पाए. बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस. लेकिन फिर वो क्या कहती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए शूज नहीं है, जिनकी कंडीशन नहीं है कि वो शूज को परचेज कर सके. और ऐसे कौन से बच्चे थे जो अभी उसके नेबरहुड में रहते थे? वो रैग पिकर्स चिल्ड्रन थे, उनकी वो बात करती हैं. My acquaintance with the barefoot ragpickers lead me to Simapuri, the place on a ferry of Delhi, yet miles away from it metamorphically. अब वो क्या कहती हैं कि उनकी जो मुलाकात हुई उन नंगे पैर वाले बच्चों से, जो कि सीमापुरी नाम की एक जगह है जो दिल्ली से थोड़ा डिस्टेंस पर है. लेकिन अगर हम जनरली बात की जाए तो जो दिल्ली है वो एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है, इंडिया की कैपिटल है. बहुत सारे लोगों को वहां अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, नया नया काम मिलता है. तो हमें क्या लगता है कि दिल्ली एक बहुत ही
अच्छी सिटी होगी, वहां पर रहने वालों का जो हर किसी की लाइफ अच्छी होगी। लेकिन इसके अपोजिट क्या होता है, उन्होंने क्या कहा कि लेकिन जो सीमापुरी है वो इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। वहां पर जो लोग रहते हैं वो कहने के लिए तो दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, वो बहुत ही बुरी कंडीशन में वहां पर रहते हैं। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। स्क्वैटर्स मतलब स्क्वैटर्स वो लोग होते हैं जो किसी भी जमीन पर कब्जा करके रहना शुरू कर दें, तो वो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? स्क्वैटर्स। स्क्वैटर्स मतलब कि मान लीजिए कोई सरकारी जमीन डली है, गवर्नमेंट लैंड डली है जिस पर हमारा कोई राइट नहीं है, लेकिन वो खाली थी तो हमने वहां जाकर रहने लगे। तो ये जितने भी लोग सीमापुरी में रहते थे, ये ऐसे ही लोग थे जो कि बांग्लादेश से 1971 में इंडिया भागकर आए थे और आकर सीमापुरी में रहने लगे थे। अब 1971 वो टाइम था कि जब इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था, और इन 1971 ही जो पाकिस्तान है उसके दो हिस्से हो गए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से भागकर इंडिया आ गए थे, और ऐसे वही लोग ये सीमापुरी में आकर रहने लगे थे। साहेब फैमिली इज अमंग देम, और उनमें से ही एक साहेब की फैमिली भी थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पूरे शहर का, पूरे सिटी का कचरा फेंका जाता हो, या कोई भी खाली जगह जहां कुछ भी अच्छा ना हो। तो जो सीमापुरी थी वो इसी टाइप का एक एरिया था जहां पर पूरी दिल्ली की सिटी जो है, पूरी दिल्ली का कचरा सीमापुरी में जाकर फेंका जाता था। इट स्टिल इज बट नो लॉन्गर एम्प्टी। लेकिन अब उस एरिया में भी, सीमापुरी में भी, जब ये बांग्लादेश से आए हुए लोग वहां रहने लगे तो अब उसमें भी जगह नहीं बची हुई थी। It in structures of mud with roof of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage and running water lives 10,000 brickworkers। और ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहे थे सीमापुरी में। उनके जो घर थे वो मड के बने हुए थे। छत पर उन्होंने या तो टीन लगा लिया था या टारपोलिन। टारपोलिन एक मोटे से तरीके का कपड़ा होता है जो कि पानी को अंदर नहीं आने देता, उससे उन्होंने अपनी छत बना ली थी। उनके यहाँ कोई सीवेज नहीं था, ना कोई ड्रेनेज सिस्टम था, ना ही पीने का पानी मिलता था। तो ऐसी कंडीशन में उस एरिया में कम से कम 10,000 रैग पिकर्स रह रहे थे। दे हैव लिव्ड हियर for more than 30 years without an identity, without permits, but with the ration card that get their name on voters list and unable to them to buy grains। और ये जो रैग पिकर्स थे वो यहाँ 30 सालों से रह रहे थे। इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के रहने वाले नहीं थे, ये बांग्लादेश से आए हुए थे, इसलिए इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, कोई परमिशन नहीं थी कि ये लोग यहाँ पर रह सकें। सिर्फ इनके पास एक राशन कार्ड था और इनके नाम वोटर लिस्ट में जुड़े हुए थे, जिस राशन कार्ड होने की वजह से इनको जो सस्ता ग्रेन्स है वो इनको मिल जाता था, जिससे कि ये इनका फूड हो जाता था। अब क्या हुआ था, उस एरिया के जो MLA या जो भी मिनिस्टर्स थे उन्हें इनको परमिशन दे रखी थी वहां रहने की, और सेकंड इनके वोटर कार्ड और राशन कार्ड बनवा दिया था। वोटर कार्ड में नाम इसलिए जिससे कि वो इनको वोट दे सकें, और वोट देने के लिए उनको क्या कर दिए थे, राशन कार्ड, कि राशन कार्ड के बदले वो लोग इनको वोट दे। तो इस तरीके से वो लोग वहां पर सर्वाइव कर रहे थे। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। किसी के लिए भी आइडेंटिटी से ज्यादा फूड सबसे ज्यादा जरूरी है सर्वाइवल के लिए। If at the end of the day we can feed our family and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the field that gave us no grain। तो वो क्या कहते हैं कि अगर लास्ट पूरे दिन के आखिरी में उनको भूखे पेट ना सोना पड़े, वो अपने बच्चों को खाना खिला सकें, तो ऐसी जगह पर उनके लिए रहना ज्यादा अच्छा है, बल्कि ऐसे प्लेस पर जहां पर उनको कोई भी खाना ना मिले, उनको भूखे पेट सोना पड़े, ऐसी जगह रहना वो पसंद नहीं करेंगे। ये बात ऑथर को किसने बताई? वहां पर रहने वाली कुछ लेडीज ने, जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियां पहनी हुई थी। तो जब ऑथर ने उनसे बात की तो उन लेडीज ने ऑथर को क्या बताया कि वो यहाँ पर इसलिए रहती हैं क्योंकि एटलीस्ट उनको यहाँ पर रात में भूखे पेट नहीं सोना पड़ता, उनको प्रॉपर फूड मिल जाता है।
कि जिससे वो अपना पेट भर सकती है और अपने बच्चों का पेट भर सकती है। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर साड़ी व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल एंड लैंड ऑफ ग्रीन रिवर्स एंड फील्ड। तो जब रॉथर ने उनसे पूछा कि वो अपना सुंदर देश और नदियों वाला फील्ड वाला छोड़कर क्यों आ गए, तो उन्होंने ऑथर को ये चीज बताई। Whenever they find food, they pitch their tents that become transit homes. Children grew up in their becoming partners in survival, and survival in Sinapuri means rag picking. वो क्या कहते हैं कि वो अपने फूड के लिए कोई भी काम करने के लिए रेडी हैं। सर्वाइवल के लिए भी वो कोई भी काम करने रेडी हैं। इवन जो बच्चे हैं उनको भी जो भी काम मिलता है वो करने के लिए रेडी रहते हैं। और ज्यादातर वहां के बच्चों के लिए सर्वाइवल का मतलब क्या है? कचड़े उठाने का काम करना। थ्रू द ईयर्स इट वॉज अक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट। और इतने सालों से वो ये करते आ रहे हैं कि अब उनको इस काम में भी महारत हासिल हो गई है। गार्बेज टू दैम इज गोल्ड। जो कचड़ा है वो उनके लिए सोने के समान है। इट इज देयर डेली ब्रेड। क्यों सोने के समान है? क्योंकि उससे उस कचड़े से ही उनको रोज का खाना मिलता है। अ रूफ ओवर देयर हेड। उनके सर के ऊपर छत मिलती है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ बट फॉर अ चिल्ड्रन इट इज इवन मोर। हो सकता है कि उस छत से भी पानी टपकता हो, लेकिन छत ना होने से टपकती हुई छत होना भी उनके लिए बेटर है। आई समटाइम्स find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. तो साहिब बहुत खुश होकर ऑथर से कहता है कि इस कचड़े के ढेर में से कभी कभी मुझे 1 रुपए भी मिल जाता है और कभी कभी तो मुझे 10 रुपए भी मिल जाते हैं। When you find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop crouching, for there is hope of finding more. तो ऑथर क्या कहती हैं कि कभी कभी अगर मान लीजिए आपको कोई अच्छी चीज मिल जाए तो आप उस चीज में से ढूंढना बंद नहीं करते, बल्कि आप उसमें और ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि हो सकता है आपको और भी अच्छी चीज उसमें से मिल जाए। तो यही चीज साहिब के साथ थी। अगर मान लीजिए साहिब को कभी रुपए या 10 रुपए मिल जाते थे तो वो और मन लगा के उस कचड़े में से ढूंढने लगता था कि हो सकता है उसको कोई और अच्छी चीज उस कचड़े में से मिल जाए। It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. अब ऑथर इसमें क्या कह रही हैं कि वो जो गार्बेज था वो पेरेंट्स के लिए उसका मतलब दूसरा था और बच्चों के लिए उसका मतलब दूसरा था। बच्चों के लिए क्या था? वो उसमें से ऐसा सामान ढूंढते थे कि वो जिससे अपने सपने पूरे कर सके। जैसे कि शूज हैं, अगर वो शूज को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन कभी कभी उनको उस गार्बेज में पुराने शूज मिल जाते थे जिनको वो पहन लेते थे। या ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन गार्बेज में वो ढूंढकर अपने शौक पूरे कर लेते थे। और उनके जो पेरेंट्स थे वो उस गार्बेज में से ऐसी चीज ढूंढते थे जिससे कि वो सर्वाइव कर सके। सर्वाइवल मतलब फूड, क्लोथ्स और शेल्टर, मतलब कि वो ऐसी चीजें ढूंढते थे जिनको बेचकर वो पैसे ला सकें और पैसे से वो अपने फूड का, क्लोथ का और शेल्टर की व्यवस्था कर सकें। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of a neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. एक ठंड में सुबह का समय था कि जो ऑथर थी उन्होंने साहिब को देखा कि वो फेंस लगी हुई थी। फेंस मतलब तार लगे हुए थे। एक उनके बाजू में एक क्लब था, टेनिस क्लब। उसके बाहर क्लब के तार के बाहर जो साहिब था वो खड़ा खड़ा 2 लोगों को देख रहा था जो कि व्हाइट ड्रेस पहने हुए टेनिस को खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। तो वो ऑथर को देख के ही क्या कहते हैं कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है और मैं इससे ही सेटिस्फाई हो जाता हूँ कि मैं इसको बाहर से देख लेता हूँ, तो मुझे देखकर ही इसको खुशी मिल जाती है। आई गो इन साइड वेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स। तो वो क्या कहता है कि मैं अंदर भी चला जाता हूँ, जब अंदर कोई भी नहीं होता तो मुझे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। दैट गेट कीपर लेट मी यूज द स्विंग। और वो क्या कहता है कि जो गेट कीपर है वो मुझे वहां झूले भी झूलने देता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। अब जो साहिब था उस दिन उसने टेनिस के शूज पहने हुए थे, लेकिन वो बहुत अजीब लग रहे थे क्योंकि जो शर्ट और शूज साहिब पहने हुए था वो बहुत ही पुराने फटे हुए थे, तो उन कपड़ों के साथ वो शूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। Someone gave to me, he says in a manner of an explanation. तो अब साहिब समझ गया कि ऑथर सोच रहे होंगे कि मेरे पास ये शूज कैसे आए, तो साहिब ऑथर से क्या कहता है कि मुझे ये शूज किसी ने दिए हुए हैं। The fact that they are discarded shoes of some rich boy who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them does not bother him. तो ऑथर को ये समझ आ गया था कि ये किसी
रिच बॉय के शूज हैं जिसने पहनने से इनको मना कर दिया क्योंकि उनमें एक होल आ चुका था। लेकिन इससे साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पास तो शूज ही नहीं थे। तो अब उसको शूज मिल गए, उसमें होल ही क्यों ना हो, लेकिन उसको शूज मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true. तो उन्होंने क्या कहा कि एक लड़का चूंकि नंगे पैर घूमता था, उसके लिए शूज मिले चाहे उनमें होल ही क्यों ना हो, उसके लिए सपना सच होने वाली बात थी। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच। तो फिर वो क्या कहती हैं कि जिस गेम को लेकिन वो इतने ध्यान से देख रहा था, वो उस गेम को कभी भी नहीं खेल पाएगा। This morning, Sahib is on his way to a milk booth. In hand is a steel canister. Canister means container. तो एक दूसरी सुबह जब साहिब उनको मिला तो वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance. तो अब ऑथर ने जैसे ही ऑथर को देखा साहिब ने, वो उनसे क्या कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल पर काम करने लगा हूं, और उसने एक रोड की तरफ इशारा करके बताया कि वहां पर मेरा टी स्टॉल है। I am paid 800 rupees and all my bills. फिर उसने बताया कि उसको वहां 800 रुपए और पूरा खाना मिलता है। Does he like the job? I asked. फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हें अपना काम पसंद है? His face, I see, has lost the carefree look. तो अब ऑथर क्या कहती है कि अब उसका जो केयरफ्री लुक था, जिस फेस पर कोई टेंशन नहीं थी, अब वो फेस उसका गुम हो चुका है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lighter over his shoulder. The bag was his. The canister belongs to the man who owned the tea shop. Sahib is no longer his own master. वो क्या कहती हैं, जो स्टील कैनिस्टर वो लिए हुए था, वो जो प्लास्टिक का बैग कचरा उठाते टाइम लिए हुए था, वो उससे ज्यादा भारी लग रहा था। इसका मतलब क्या है? क्योंकि पहले जो प्लास्टिक का बैग था जिसमें वो कचरा उठाता था, वो उसका था, वो खुद का मालिक था, अपने फ्री मन से काम करता था। लेकिन अब जो उसने स्टील का कैनिस्टर उठा रखा है, वो उसके टी ओनर का है। अब वो किसी का नौकर है, किसी के लिए काम करता है। तो उसका जो केयर फ्री लुक था वो जा चुका था। अब वो उसके बर्डन में उसके ऊपर सामने दिखाई दे रहा था। तो इस स्टोरी में जो ऑथर हैं वो ये बताना चाहती हैं कि किस कंडीशन में वो बच्चे रहते थे, या उन बच्चों को कोई भी फैसिलिटी, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनके पास पढ़ने की फैसिलिटी नहीं है, वो खेलना चाहते हैं लेकिन उनके पास खेलने की फैसिलिटी नहीं है, और किस कंडीशन में वो बच्चे रह रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. दिस इज वन स्टोरी, एंड रीड दिस स्टोरी and write the question answers. Tomorrow we will start the next story of the same chapter. Thank you.